उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो है दरअसल तुर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान के बारे में। आपने प्रेसिडेंट एर्दोगान के बारे में बहुत बातें सुनी होगी, लेकिन क्या आपको इसकी लाइफ, इसकी स्टोरी और उसने जो स्ट्रगल की उसके बारे में पता है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो आप देख लें। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो बनी रही वीडियो के एंड तक। नाजरीन, शानदार माजी और रिवायात के हामिल इस्लामी मुल्क तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान असल में कौन हैं? एक गरीब घराने में पैदा होने वाले रजब तैयब एर्दोगान कैसे तुर्की के इतने पावरफुल सरबराह बने? हमारी आज की वीडियो का मौजू तुर्की के मौजूदा सदर और आलम इस्लाम की पसंदीदा शख्सियत रजब तैयब एर्दोगान होंगे। आज हम आपको तैयब एर्दोगान के इब्तिदाई अय्याम से लेकर उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, इस्तांबुल की सड़कों पर ठंडे पानी की बोतलें और रोगनी नान बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने वाला बच्चा, जिसकी पहचान फुटबॉल के जबरदस्त खिलाड़ी के तौर पर भी हुई, मगर हालात उसे सियासत में खींच लाए और उस दिन से तैयब एर्दोगान की कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। आज से तकरीबन 64 साल पहले तुर्की के साहिली इलाके के एक मेहनतकश अहमद एर्दोगान के घर में 26 फरवरी 1954 के रोज बेटे की पैदाइश हुई। बच्चे की मां आनसा तंजीला एर्दोगान ने बेटे का नाम रजब तैयब रखा। तब उनका खानदान तुर्की के तारीखी शहर इस्तांबुल के मजाफाती इलाके में आबाद था। उन दिनों अहमद एर्दोगान फल बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। आमदनी बहुत कम थी और मामूली गुजर बसर हो रहा था। अहमद एर्दोगान के सर पर अपने 5 बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी थी। फिर कुछ अरसे बाद वो तुर्की की साहिली मुहाफिज तंजीम में कोस्ट गार्ड और कप्तान की हैसियत से मुलाजमत करने लगे। अभी तैयब एर्दोगान की उम्र 12 से 13 साल थी कि उनके वालिदैन मुस्तकिल तौर पर इस्तांबुल शिफ्ट हो गए। तैयब एर्दोगान का बचपन और इब्तिदाई दिन गुर्बत और तंगदस्ती में गुजरे। वो खुद बताते हैं कि अपने लड़कपन में उन्हें सिर्फ 2.5 लीरा के लिहाज से जेब खर्च मिलता था। तैयब एर्दोगान 2.5 लीरा से पोस्ट कार्ड खरीद कर उसे मुनाफे पर बेच देते और हासिल होने वाली रकम से अपना खर्च चलाते। वो कभी गर्मियों में इस्तांबुल शहर की सड़कों पर फिरते और गाड़ियों और राह चलते लोगों को ठंडे पानी की बोतलें और लीमू पानी फरोख्त किया करते, और कभी डबल रोटी से बनाई जाने वाली खाने की अशिया और रोगनी नान गली गली जाकर बेचते, और कमाई से जो कुछ हासिल होता रजब तैयब एर्दोगान उसे अपनी फैमिली पर खर्च करते और अपनी किताबें खरीदते। तैयब एर्दोगान एक फोरम पर तकरीर करते हुए अपने बचपन के बारे में कुछ यूं बताते हैं कि हमारे घर में बाज औकात सालन नहीं तैयार होता था और हम खरबूजे से नान रोटी खाते थे। जब बचपन में मदरसा पढ़ने जाता तो हमारे इलाके के कई लोग मुझसे कहा करते कि बेटा, क्यों अपना मुस्तकबिल खराब कर रहे हो? क्या तुम्हें बड़े होकर मुर्दे नहलाने हैं? जाओ किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले लो और अपना मुस्तकबिल बनाओ। तब मैं बड़े अदब से उनकी बातें सुनता और मुस्कुराते हुए अपनी किताबें बगल में दबाए अपने मदरसे को चला जाता। मैं कुरान मजीद हिफ्ज कर चुका था। मैंने इस्तांबुल के उसी मदरसे से 1973 में अपनी मैट्रिक तक की तालीम मुकम्मल की। उस दौरान मैंने अपनी दूसरी तालीम भी जारी रखी। मैंने तुर्की की मारूफ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां से
इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर साइंस में मास्टर किया। नाजरीन, जवानी में तैयब एर्दोआन को फुटबॉल का जुनून सवार था। वो अपने शहर के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होते थे। तैयब एर्दोआन का ख्वाब था कि वो तुर्की की नेशनल टीम में खेलें, मगर उनके वालिद के मना करने पर तैयब एर्दोआन ने फुटबॉल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि दौरा पाकिस्तान के मौका पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इमरान खान के सामने ये कहा था कि इमरान खान की तरह मैं भी खिलाड़ी हूं और मैं माजी में फुटबॉल खेलता रहा हूं। रजब तैयब एर्दोआन शुरू ही से सियासत में दिलचस्पी रखते थे। वो गली मोहल्ले की सियासत में फाल हुए और फिर कारपोरेशन लॉल तक सियासत करने लगे। सन 1976 में जब उनकी उम्र 22 बरस थी तो वो इस्तांबुल की यूथ पार्टी के हेड मुकर्रर हुए। उसके 2 साल बाद 4 फरवरी 1978 को तैयब एर्दोआन ने अरब नस्ल से ताल्लुक रखने वाली खातून आमीना से शादी कर ली। उनके 2 बेटे और 2 ही बेटियां पैदा हुई। बेटों के नाम अहमद और बिलाल, जबकि बेटियों के नाम असरा और सनिया हैं। सन 1984 में तैयब एर्दोआन नजमुद्दीन अरबुकान की वेलफेयर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट हेड मुंतखब हुए और उसके अगले साल 1985 में उन्हें वेलफेयर पार्टी इस्तांबुल डिवीजन का सरबराह और पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया गया। सियासत तैयब एर्दोआन के लिए कोई फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का रास्ता था, जहां कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उन दिनों में सेकुलर तुर्की में इस्लाम का नाम लेना और इस्लामी नजरिए से सियासत करना बहुत मुश्किल था। तैयब एर्दोआन और उनके साथियों को कई बार कैदोबंद की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मगर इस सब के बावजूद वो और उनसे नजरियाती वाबस्तगी रखने वाले सियासी कारकुन डटकर मुकाबला करते रहे। साल 1994 में इस्तांबुल शहर में बल्दियाती इंतखाबात हुए। इस्लाम पसंदों को अक्सरियत मिली और तैयब एर्दोआन को इस्तांबुल सिटी का मेयर बना दिया गया। याद रहे, इस्तांबुल शहर पानी की किल्लत, आलूदगी, गंदगी और ट्रैफिक जैसे मसाइल का शिकार था। तुर्की में तब इस्तांबुल क्राइम कैपिटल यानी जराइम का शहर समझा जाता था। तैयब एर्दोआन ने सिर्फ 2 साल में शहर को क्राइम फ्री कर दिया और इस्तांबुल शहर में कई कामयाब तामीराती मंसूबे शुरू किए। करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंका और इस्तांबुल गवर्नमेंट ने $2 मिलियन का कर्जा भी वापस किया। यूं देखते ही देखते इस्तांबुल दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होने लगा। यह तैयब एर्दोआन और इस्लामिक आइडियोलॉजी की सियासत करने वालों की जीत थी, मगर उस वक्त तक तुर्की की मरकजी हुक्मरान हुकूमत पर सेकुलर तबका बरसरे इख्तिदार था। वो लोग तैयब एर्दोआन की मकबूलियत से परेशान थे, क्योंकि एर्दोआन जैसा अवामी लीडर उनके लिए मुसलसल खतरा बन रहा था। साल 1998 में एक यादगार और तारीख साज जलसा मुनक्कद किया गया, जिसमें तैयब एर्दोआन मेहमान खुसूसी थे। इस जलसे में तैयब एर्दोआन ने एक इस्लामी नज्म पढ़ी, जिसमें कहा गया कि मस्जिदें हमारी छावनियां हैं, गुंबद हमारे हूद हैं, मुनारे हमारी संगीन हैं और मोमिन हमारे सिपाही हैं। सेकुलर तुर्की में ऐसी नज्म पढ़ना एर्दोआन के लिए जुर्म बन गया। उन्हें न सिर्फ मेयरशिप से हटा दिया गया, बल्कि इस्लामी नज्म पढ़ने के जुर्म में 4 महीने की सजा सुनाई गई और वेलफेयर पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी गई। मगर तैयब एर्दोआन ने हौसला न हारा और वो अपनी सियासी जद्दोजहद करते रहे। 2001 में उन्होंने एक जस्टिस एंड डेवलपमेंट के नाम से नई सियासी जमात की बुनियाद रखी। 2002 के इंतखाबात हुए तो तैयब एर्दोआन की पार्टी ने रिकॉर्ड साज वोट हासिल करते हुए मुखालिफिन को हैरत में डाल दिया। उनकी पार्टी ने पूरे तुर्की में 2/3 मेजॉरिटी के साथ फतह हासिल की। उस वक्त से लेकर आज तक तैयब एर्दोआन की पार्टी तुर्की पर हुकूमत कर रही है।
2002 में रजब तैयब एर्दोआन ने बतौर वजीर आजम तुर्की अपने ओहदे का हलफ उठाया और यूं तुर्की की तरक्की के नए सफर का आगाज हुआ। इक्तिदार में आने के बाद रजब तैयब एर्दोआन और उनकी सियासी जमात ने मजहब पर आयद पाबंदी का कानून मुअत्तल कर दिया, जिसमें खवातीन के हिजाब पर आयद पाबंदी भी शामिल थी। यूं इस्लाम पसंद लोगों के नजदीक रजब तैयब एर्दोआन का इमेज एक हीरो के तौर पर उभरा। नौ मुंतखब वजीर आजम रजब तैयब एर्दोआन के सफर में बहुत सी मुश्किलात आईं, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। उन दिनों तुर्की एक इक्तिसादी बहरान में फंसा हुआ था। रजब तैयब एर्दोआन ने तुर्की को उस बहरान से निकाल और मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन किया। फौज और ब्यूरोक्रेसी की मुखालिफत के बावजूद वो अपने काम में मगन रहे और अगले चंद सालों में अपनी टीम के साथ मिलकर मेहनत करते रहे और तुर्की की किस्मत बदल कर रख दी। और जनाब, तीसरी दुनिया का मुल्क कहलाने वाला तुर्की आज दुनिया की 16वीं बड़ी इक्तिसादी ताकत है। 2007 में एक इलेक्शन हुआ तो तुर्क कौम ने एक बार फिर रजब तैयब एर्दोआन को मुंतखब किया, जबकि 2011 में वो हैट्रिक करते हुए मुसलसल तीसरी मर्तबा तुर्की के वजीर आजम बने। मगर उसके कुछ अरसे बाद रजब तैयब एर्दोआन तुर्की के सदर बन गए। 7 जून 2015 को तुर्की में पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्कद हुए। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी 41% वोट हासिल करने में कामयाब हुई और रजब तैयब एर्दोआन एक बार फिर जमहूरिया तुर्की के बाइख्तियार सदर मुंतखब हुए। 15 जुलाई 2016 की रात फौज के एक हिस्से ने बगावत करते हुए तुर्की में मार्शल लॉ लगा दिया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब रजब तैयब एर्दोआन ने अवाम से अपील की थी कि वो सड़कों पर निकल आएं और मुकाबला करें, और फिर हम सब ने मीडिया पर वो मनाजिर भी देखे कि तुर्क अवाम सड़कों पर निकल आई और उन्होंने टैंकों के आगे लेटकर फौजी बगावत को नाकाम बनाया। इस नाकाम फौजी बगावत में 161 अफराद हलाक और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। उसके बाद ही से तैयब एर्दोआन की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ और यूं वो अक़वाम आलम के सामने एक पावरफुल हेड ऑफ स्टेट के तौर पर पहचाने जाने लगे। अगर आज की बात करें तो जनाब, रजब तैयब एर्दोआन सिर्फ अपने मुल्क ही में मकबूल नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके चर्चे हैं। और वो जिस अंदाज से मुसलमानों के हुकूक की बात करते नजर आते हैं, उसने रजब तैयब एर्दोआन को आलमी सतह पर मुसलमानों का एक अजीम लीडर बना दिया है। माजी में म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम हो, फलस्तीन का मामला हो, शामी मुहाजिरीन के हुकूक की बात हो या कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर मूदी फौज के मजालिम की दास्तान हो, रजब तैयब एर्दोआन ने हर फोरम पर मजलूमों के लिए आवाज उठाई। नाजरीन, तुर्की की मौजूदा पार्लियामेंट की बात करें तो वहां कौमी असम्बली को ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की कहा जाता है। इस ईवान के कुल 600 मेंबरान हैं, जिनमें से 291 का ताल्लुक रजब तैयब एर्दोआन की जमात से है। तैयब एर्दोआन के इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट की तादाद 50 है, जबकि अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के 139 मेंबर्स हैं। तैयब एर्दोआन के मुखालिफिन उन पर करप्शन और फजूल खर्ची करने के शदीद नौयत के इल्जामात लगाते रहते हैं। खासकर उन्हें उस वक्त तनकीद का सामना करना पड़ा जब उन्होंने 1000 कमरों पर मुश्तमिल सदारती महल तामीर करवाया। नाज़रीन, याद रहे कि दारुल हुकूमत अंकरा के करीब पहाड़ी पर मौजूद सदारती सफेद महल अमेरिका के व्हाइट हाउस और रूस के सदारती महल से भी बड़ा है और इसकी तामीर और तज़ीन व आराइश पर तकरीबन 100 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए थे। एक सर्वे के मुताबिक मशरक़ वुस्ता में रजब तैयब एर्दोआन सबसे ज्यादा मकबूल तरीन लीडर हैं।
रजब तैयब एर्दोआन कई मर्तबा पाकिस्तान विजिट कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुजफ्फरगढ़ में तैयब एर्दोआन के नाम पर स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी हॉस्पिटल भी तामीर करवाया था, जहां आज हजारों मरीजों का इलाज हो रहा है। आज के तुर्की में रजब तैयब एर्दोआन के चाहने वाले और उनके सपोर्टर्स उन्हें सुल्तान कहकर पुकारते हैं, जो कि यकीनन सल्तनत उस्मानिया की बहाली की तरफ एक इशारा है। और इस हवाले से कई मफरूज़े मीडिया पर डिस्कस भी किए जाते हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर। ये थी रिसेप तैयब एर्दोगान, जो तुर्की का प्रेसिडेंट है मौजूदा तुर्किया, क्योंकि अब इनका नाम बदल गया है। पहले इसका नाम टर्की था, उर्दू में इसको तुर्की कहते हैं, और अब इसका नाम उन्होंने बदल कर तुर्किया रख दिया। तो ये थी तुर्किया की प्रेसिडेंट के बारे में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। एर्दोगान एक बहादुर लीडर है। इसने अपने मुल्क में जो है बहुत तरक्याती काम किया और अपने मुल्क को उस जगह से लेकर उस जगह पर पहुंचाया जहां पर तुर्की के अवाम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तुर्की पर पाबंदियां थी बहुत सी। वहाँ पर लोग जो है, तुर्की में इतनी पाबंदियां थी कि वहाँ के लोग जो है वो वहाँ पर अजान नहीं, अरबी में नहीं दे सकते थे। अगर वहाँ पर अजान देना हो तो मकामी ज़बानों में लोग दे सकते थे। वहाँ पर जो है स्काफ पर पाबंदी थी, नमाज पर पाबंदी थी। तो तुर्की का जो मौजूदा सदर है, इसकी पार्टी की जब हुकूमत आ गई तो उसने जो है इन सब पाबंदियों का खात्मा किया। मस्जिद जो है वो लोगों के लिए खोल दी, आज़ान लोग देने लगे, और तुर्की में जो है मुसलमान को हर किस्म की आज़ादी मिल गई। तो एक बार तुर्की की आर्मी ने इसके खिलाफ बगावत कर दी, तो तुर्की की आवाम इसके जो हामी थे वो सड़कों पर निकल आए। कुछ जर्नैलों ने बगावत की थी। वो लोग अपने सदर से इतना प्यार करते थे कि वो इनके लिए टैंकों के सामने जो है वो लेटना शुरू हो गए। इसके बाद फिर वो बगावत ख़त्म हुई और इसमें बहुत से जर्नैल और वो लोगों को फांसी दी गई। तो ये थी प्रेसिडेंट एर्दोगान की एक पूरी कहानी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।